जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे मित्रों, हम रेलवे एग्जाम के लिए जो आपका साइंस का डर बना रहता है उसको हम ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमारी तीसरी क्लास है। आप 2 क्लासेस देख चुके होंगे, आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा प्यारे मित्र। तो उसी क्लास को हम प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उनको देख सकते हैं। और साइंस का डर आपके एग्जाम में तक निश्चित ही खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो आज का पहला प्रश्न जो हमारे दिया गया है मित्र, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं। देखिए, संक्रमित कोशिकाएं हैं जो होती हैं, जो अन्य गैर संक्रमित कोशिकाएं होती हैं। देखिए, एक तो होती है संक्रमित कोशिका, एक होती है गैर संक्रमित कोशिका। ये जो संक्रमित कोशिका होती है, गैर संक्रमित की रक्षा के लिए कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है, यानी कौन सा प्रोटीन निकालती है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में दे रखे हैं इम्यून, न्यूट्रोफिलिस, इंटरफेरॉन, ल्यूकोसाइट। तो ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो हम बता देंगे मित्र, संक्रमित कोशिकाएं होती हैं जो अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन प्रोटीन, कौन सा विकल्प सी, विकल्प सी इंटरफेरॉन प्रोटीन क्या करती हैं, स्रावित करती हैं। अगर हम बात करें इंटरफेरॉन प्रोटीन की खोज के संदर्भ में मित्र, तो अगर हम देखा जाए इंटरफेरॉन जो ये मित्र प्रोटीन है, इसकी खोज किसने की, अगर इसकी खोज के संदर्भ में बात करें तो इसकी खोज का नाम आता है आईसैक्स। किसका नाम आता है मित्र, तो आप बता देंगे आईसैक्स। और इनके साथ साथ नाम आता है लिंडमैन का। किसका, लिंडमैन। यानी हम बात करें इंटरफेरॉन की खोज किसने की, तो आईसैक्स और लिंडमैन, इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर इसकी खोज की। अगर हम बात करें इसी के संदर्भ में, इंटरफेरॉन के संदर्भ में, तो इंटरफेरॉन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में मित्र, तो इंटरफेरॉन के बारे में। इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इंटरफेरॉन वायरस के गुणन को रोकते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना याद रखना है। संक्रमित कोशिका जो संक्रमित नहीं होती, उनकी रक्षा के लिए इंटरफेरॉन प्रोटीन स्रावित करते हैं। तो आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न रहा मित्र कौन सा, तो अगर हम अगले प्रश्न पर पहुँचे तो हमारा अगला प्रश्न रहा, तो यहाँ पर देखेंगे परागकणों की बाह्य परत एक्सिन की बनी होती है। देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न बन गया, परागकणों की बाह्य परत किसकी बनी होती है, एक्सिन की बनी होती है। एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, किसकी, तो माइक्रोपोलेनिन, इंटाइन, और जो दे रखा है मित्र स्पेरोपोलेनिन माइक्रोस्पेयर ट्रेडेड। तो इसके बारे में बात करें, इस किसकी बनी होती हैं, तो स्पेरोपोलेनिन की बनी होती हैं। जो परागकण की बाह्य परत होती है एक्सिन स्पेरोपोलेनिन की बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकते हैं। जब परागकोश परागकणों को उसी पुष्प या उसी जात के अन्य पुष्प में पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है, तो इस परागकण, इसे परागकण कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्र, फिर से देखेंगे एक बार दोबारा से। जब परागकोश जो होता है, परागकोश जो होता है, क्या होता है मित्र, परागकोश। जो परागकोश होता है, ये परागकणों को, किसको, परागकणों, ये परागकोश परागकणों को उसी पुष्प या उसी जात के अन्य पुष्प में, यानी सेम पुष्प हो या सेम उसी प्रकार का पुष्प अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उसे परागकण कहा जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे।
आगे हम बात करते हैं स्वपरागण प्रायः द्विलिंगी पुष्पों में होता है, इसको याद रखेंगे। जो स्वपरागण होता है, क्या होता है? स्वपरागण, स्वयं से जो परागण प्रक्रिया होती है किस में होता है? तो आप बता देंगे मित्र, जो दो लिंगी पुष्प होते हैं, जो दो लिंगी पुष्प होते हैं उनमें ही स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। जब परागण एक ही फूल में होता है, जब एक परागण क्या होगा? परागण एक ही फूल में हो, एक ही फूल में हो, एक ही फूल, जब एक ही फूल में होगा तो उस परिपेक्ष में हम बात करेंगे क्या होगा? जब एक ही फूल में होता है तो ऑटोगैमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोगैमी। देखिए यहाँ पर हमने समझा, दो चीजें समझी। स्वपरागण दो लिंगी फूलों में होता है, प्राय दो लिंग, अधिकतर करके दो लिंगी फूलों में होता है। पूछ लिया जाए स्वपरागण कितने में होता है तो दो लिंगी में मैक्सिमम होता है, लेकिन कभी कभी एक ही फूल में होता है। जब एक ही फूल में होता है तो उसे कहते हैं ऑटोगैमी कहा जाता है। क्या कहलाता है? ऑटोगैमी। लेकिन यहीं पर बात करें, कुछ ऐसे परागण होते हैं जो वायु के द्वारा होते हैं। वायु के द्वारा जो परागण होते हैं, किसके द्वारा मित्र? हवा के माध्यम से। आप पढ़े भी होंगे मित्र कि वायु के माध्यम से जो कण हैं उनके एक फूल से दूसरे फूल पर चले जाते हैं, हवा के माध्यम से उड़कर चले जाते हैं। अगर वायु के माध्यम से होगा तो इसके बारे में हम बात करें, एनीमोफिली होता है। क्या कहलाते हैं उसे? एनीमोफिली, उसे हम एनीमोफिली कह देते हैं। इसको आप याद रखेंगे। वहीं अगर एक प्रश्न और पूछा जाता है, चमगादड़ में जो होता है, चमगादड़ में जो होता है उसको चेरेप्टोफिली कहते हैं। चेरेप्टोफिली कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्र? तो आप बता देंगे चेरेप्टोफिली। तो इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन इतना काफ़ी है। आगे जैसे भी इससे रिलेटेड प्रश्न आएगा एक बार पुनः हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। परागकणों की बाह्य परत एक्सिन की बनी होती है, जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है। किसका हम बता चुके? स्पोरोपोलिनिन का, यानी विकल्प हमारा कौन सा सही है? विकल्प सी है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मापन विधि का प्रयोग किया जाता है? समानांतर विधि, संपर्क विधि, मूल विधि और व्युत्पन्न विधि। तो आप हमें बता देंगे मित्र किसका प्रयोग किया जाता है, तो हमारा इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप याद रखेंगे, लंबी दूरियां मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? समानांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का आमतौर पर प्रयोग तारों की दूरी मापने के लिए किया जाता है। एक विधि आती है लंबन विधि। देखिए इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। देखिए मित्र, अगर पूछ लिया जाए लंबी दूरियां नापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? समांतर विधि। लेकिन एक विधि होती है लंबन विधि क्या होती है? तो इसको आप बताएंगे मित्र, तारों की दूरी नापने में। किसकी दूरी नापने में? तारों की दूरी मापने में जो विधि प्रयोग किया जाती है कौन सी होती है? लंबन विधि। तो एक विधि इसको याद रखेंगे। समांतर विधि जान चुके लंबी दूरियां नापने के लिए, जबकि लंबन विधि तारों की दूरी मापने के लिए लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें, आगे बात करते हैं मित्र, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्या है हमारा अगला प्रश्न? किन्हीं दो दिए गए माध्यमों में एक माध्यम पर आपतित कोण दूसरे माध्यम में अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर क्या कहलाएगा? क्या कह रहे हैं प्यारे मित्र, ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम में अपवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर क्या कहलाएगा? देखिए मित्र, जैसे देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए XY कोई माध्यम है, इसमें से आपतित किरण और एक क्या हो जाएगी? परिवर्तित किरण। जब आपतन बिंदु डाला जाएगा तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री पे। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं मित्र। जो एक कोण होता है एक क्या कहलाता है? तो कौन सा कोण कहलाता है? तो आप याद रखेंगे मित्र,
यानी ए विकल्प ए कौन सा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। यानी दो माध्यम है, एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम में अपवर्तित कोण के 90 डिग्री, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। अभी जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कितने अंश का बन रहा था, 90 डिग्री का, तो इसको हम कह देंगे क्रांतिक कोण। अगर क्रांतिक कोण के संदर्भ में बात करें, क्रांतिक कोण का मान जो होता है लाल रंग के लिए सबसे अधिक होता है। पूछ लिया जाए क्रांतिक कोण का मान सबसे अधिक कब होता है, किस रंग के लिए, तो आप बता देंगे क्रांतिक कोण का मान जो होता है सबसे अधिक लाल रंग के लिए होता है। वहीं अगर कम पूछा जाए तो कम होता है बैगनी के लिए। बैगनी के लिए क्या हो जाएगा मित्र, तो कम हो जाएगा। लाल के लिए सबसे अधिक, बैगनी के लिए क्या हो जाएगा, सबसे कम क्रांतिक कोण का मान। और 90 डिग्री बनेगा तो क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। अगले हम प्रश्न पर जाते हैं, यानी हमारा इसमें 18 में विकल्प ए सही है। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं, 19 नंबर का हमारा प्रश्न है। इस प्रश्न पर आए मित्र तो देखा जाए यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो आइए हम चर्चा करते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन औसत वर्ग से संबंधित नहीं है। औसत वर्ग यानी जो औषधि कह सकते हैं हम, सेडेटिव, नारकोटिक्स, कैनबिस और क्या है मित्र अगला, तो आप अगला बता देंगे स्कीट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो संबंधित नहीं है स्कीट, बाकी जो 3 हैं ये इनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं, लेकिन स्कीट में औषधीय गुण नहीं पाए जाते। अगर हम बात करें औषधियों पादप में, तो आप काफ़ी बार नाम सुन चुके होंगे। एक तो पाया जाता है सर्पगंधा, सर्पगंधा, ये देखिए ये तो 3 है ही, सेडेटिव, नारकोटिक्स, कैनेबिस। लेकिन अगर और की बात करें तो एक आता है सर्पगंधा का नाम, एक याद रखेंगे कौन सा, सर्पगंधा। अगला नाम आता है अफीम पापी, अफीम पापी का नाम, सर्पगंधा, अफीम पापी। और आता है तुलसी मीठा जहर, तुलसी मीठा जहर। तुलसी जो है आप जानते हैं काफ़ी औषधीय गुण पाए जाते हैं, तो इसे तुलसी मीठा जहर के नाम से जानते हैं। और जो नाम आता है मार्फिन का आता है। ये 3-4 नाम हैं जो आपको याद रखना है। कौन कौन से 4 नाम मित्र, तो यहाँ पर आप देखेंगे मित्र, यहाँ पर दिए गए हैं सेडेटिव, नारकोटिक्स और कैनेबिस, ये औषधीय गुण पाए जाते हैं। और पाया जाता है सर्पगंधा में, अफीम पापी में, तुलसी मीठा में जहर में, मार्फिन में। तो तुलसी में तो पाया जाता है, सभी जानते हैं। अगर हम बात करें तेल प्रदान करने वाले कुछ पौधों के बारे में, जैसे सरसों आता है, मूंगफली आता है, नारियल आता है, अरंडी आता है, ये मुख्यतः इसमें कैटेगरी में रखे जाते हैं। वहीं अगर पूछ लिया जाए पेय पदार्थ में, तो चाय और काफ़ी आता है। पेय पदार्थ में चाय और काफ़ी, ये 2 प्रमुख नाम हैं, इनको आप याद रखेंगे मित्र। आगे हम बात करते हैं रेशे प्रदान करने वाले, तो रेशे प्रदान करने वाले सनई, गांव वाले जो साथी होंगे वो जानते होंगे सनई क्या होती है। कपास आता है, और क्या आता है, जूट आता है, और जटा आता है। इतने चीज़ें जो आती हैं रेशे प्रदान करने वाली। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा की, जो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर 19 था, मतलब प्रश्न नंबर 19, उनमें विकल्प कौन सा सही होगा, तो विकल्प सी। विकल्प सी में औषधीय गुण नहीं पाए जाते, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कीट में। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 20 नंबर का, 20 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनाल किस अम्ल के साथ आक्सीकृत होता है। क्या है, संयुग्मित डिकेटोन बेंजोक्विनोन के निर्माण के लिए फिनाल किस अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। तो अगर हम बात करें, जो ऑप्शन दिए गए हैं कार्बोक्जिलिक अम्ल, क्रोमिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें सही होगा मित्र, हम बता देंगे क्रोमिक अम्ल, यानी कौन सा विकल्प, विकल्प बी सही होगा। संयुग्मित डिकेटोन बेंजोइक निर्माण के लिए फिनाल क्रोमिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है। दरअसल
क्रोमिक अम्ल मजबूत ऑक्सीडाइजर होते हैं, इस वजह से इसके साथ अपक्रिया करता है। यहाँ पर दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का मैक्सिमम टाइम फार्मूला पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला याद रखेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है। वहीं अगर पूछ लिया जाए, एक ऑप्शन दे रखा है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बेंजोइक अम्ल का भी फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, आप याद रखेंगे C6H5COOH, यह होता है किसका, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला। तो इतना आप याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है। अनियमित प्रतिरोध यानी कोई लिमिट ना हो, प्रतिरोध को मापने के लिए किस प्रकार के परिपथ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में ब्रिज रेक्टिफायर, जेनर डायोड, व्हीट स्टोन ब्रिज और ट्रांजिस्टर। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, इसको आप याद रखेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध भी ज्ञात किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पूछ लिया जाए अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस प्रकार के परिपथ का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी आप याद रखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम आज के अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न रहा मित्र, अगले प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय व क्षारीय होने से बचाता है। निम्नलिखित में कौन सा अंग, अब बताइए कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित करता है और रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय क्षारीय होने से बचाता है, इसके बारे में हमें बताना। जिसके ऑप्शन रहे मित्र, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दे रखा है उदर, क्या दिया है मित्र, उदर दिया है, किडनी दिया है, पित्ताशय दिया है और आंत दिया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम बात करेंगे किसके बारे में मित्र, इसमें कौन सा सही होगा, ब्रिक यानी जिसे हम किडनी कहते हैं। तो हम याद रखेंगे किडनी जो होता है आयनों को नियंत्रित करता है और प्लाज्मा जो हमारे बॉडी में पाया जाता है उसको अम्लीय और क्षारीय होने से बचाता है, यानी उसको बैलेंस करके चलता है। तो अगर हम बात करें किडनी के और क्या क्या कार्य हो सकते हैं जो यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो किडनी के कार्यों से रिलेट करके, तो हम उन किडनी के कार्यों के रिलेट करके तो उन क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो पहला काम होता है खून का शुद्धिकरण। खून का शुद्धिकरण, जो खून को शुद्धि करता है, खून को शुद्ध करता है, तो पहला काम तो महत्वपूर्ण काम यही है कि किडनी के कार्यों में खून का शुद्धिकरण और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको क्या करेगा, हमारे बॉडी से निकालेगा। और अभी हमने पढ़ा एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार का नियंत्रण कौन करता है, वो भी किडनी करता है मित्र, ये भी आप याद रखेंगे। और जो हमारे खून का दबाव होता है उस पर नियंत्रण भी करता है और इसके साथ साथ हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हड्डी को क्या करता है, मजबूत बनाता है, मजबूत बना देता है। इसको भी आप हमें याद करके चलना है, हड्डियों को मजबूत बनाने का काम ये करता है। तो यानी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा मित्र, तो हमारा विकल्प जो सही होने वाला है बी, जिसमें ऑप्शन में दे रखा है क्या, किडनी। तो किडनी प्लाज्मा को अम्लीय और क्षारीय होने से यानी उसकी जो प्रकृति होती है उसको नियंत्रित करता है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है मित्र, निम्नलिखित में किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जो धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं। तो जिसके ऑप्शन रहे कोलाइड, मेटलाइड, ग्लूओन, एक्सिओन। तो इसमें कौन सा प्रश्न विकल्प सही होगा, तो हमारा विकल्प सही होगा मित्र बी, जिसको हम मेटलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटलाइड। मेटलाइड तत्व एक ऐसा तत्व है जिसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं। यानी हम इसे कह देते हैं उपधातु कह देते हैं। तो उपधातु से रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकते हैं,
उपधातु के गुण कौन से हैं और कितने प्रकार की उपधातुएं पाई जाती हैं, भी उनकी वर्तमान संख्या कितनी है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें। उपधातु जो होते हैं भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति का मतलब जैसे नमक होता है, नमक आप सुने होंगे, गांव गिराव से होंगे, तो जो आता है ठोस रूप में भी आता है, लेकिन उसको चूड़े के रूप में, अभी देखें जैसे टाटा नमक है तो वो चूड़ के रूप में होता है, तो जो चूड़ के रूप में प्रकृति पाई जाती है उसे ही भंगुर कहते हैं। उपधातु में चमक होती है। उपधातु जितनी भी होंगी उनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। उपधातु की चालकता धातु और अधातु के बीच होती है, यानी धातु से कम होती है लेकिन अधातु से अधिक होती है उपधातु की चालकता। उपधातु की संख्या जो है टोटल कितनी है, 7 है। उस 7 कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लें। तो उसके संदर्भ में बात करते हैं मित्र, कौन कौन सी हैं 7 उपधातु कितनी हैं, 7 हैं। तो 7 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं मित्र, कौन कौन सी 7 हैं। पहला नाम आता है बी। बी यानी क्या होता है मित्र, बोरान। दूसरा नाम आता है यस आई। यस आई मतलब सिलिकॉन। अगला आता है जीई। जीई मतलब जर्मेनियम। अगला आता है आर्सेनिक यानी एएस। 4 हो गई आर्सेनिक। 5वां आता है एंटीमनी। एंटीमनी यानी क्या हो जाएगा, यस भी हो जाएगा। अगला आता है टेलेरियम, टीई। टेलेरियम क्या हो जाएगा मित्र, टीई। एवं आखिरी जो बचता है पोलेनियम। पोलेनियम क्या हो जाएगा, पीओ। यानी हमने पढ़ा कौन कौन से, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आगे आर्सेनिक, अगला जो है एंटीमनी, और अगला टेलेरियम, और जो आखिरी 7वां है पोलेनियम है। ये प्रमुख है मित्र। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे प्यारे मित्रों। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी जरूर बताएंगे कमेंट करके। अगर और भी लंबी क्लासेस चाहिए कि हम 40, अभी हम 7 से 8 प्रश्नों को इंक्लूड कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम 15 प्लस प्रश्न इसमें इंक्लूड करें, 15 से 20 प्लस इंक्लूड करें, तो अपने मित्र भाई बहन को जरूर वीडियो शेयर करें। आप भी चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं मित्र आज की क्लास कैसी लगी है। अगर आप चाहते हैं 15 प्लस प्रश्न एक क्लास में हो तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा मित्र, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।